जैसे हर नई चीज इंसान को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है, वैसे ही कुछ नए रिश्ते, नए लोग और नया प्यार भी होता है। लेकिन अगर यही किसी का पहला प्यार हो, फिर तो वो आसमान छूने जैसे ख्वाब देखने लगते हैं। लोग 7 जन्मों की कस्में खा लेते हैं, तो कुछ शादी के सपने संजोते हैं। कुछ लोगों की आशाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। आज पुतुलबाड़ी के एक लॉज की छत पर खड़ी सुहाना की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। आनंद, सुहाना का बॉयफ्रेंड, उसका पहला प्यार था। वो पहली बार किसी को अपना सब कुछ मान रही थी और जिसके लिए उसने अपना घर तक छोड़ा, आज वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का कारण भी बन चुका था। सुहाना आसमान में काले बादलों के पीछे छुपे हुए चांद को देखते हुए सोचने लगी, क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? एक धोखेबाज आशिक और एक माँ की पीड़ा। क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में? मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने प्यार पर अंधा भरोसा किया। ये प्यार नहीं, बस अपने प्यार को खोने का डर था, जिसके चलते मैं कभी अपने बॉयफ्रेंड की असलियत को देख ही नहीं पाई। वो मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड को कोस रही थी। एक तरफ सुहाना को अपने प्यार में धोखा खाने का गम सता रहा था, तो दूसरी तरफ एक माँ की पीड़ा उसके कलेजे को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुहाना अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन इन सब के बीच में मेरी बच्ची का क्या दोष था? बस ये कि वो मेरे पेट से जन्मी। उस बच्ची ने तो अपनी माँ का स्पर्श भी ठीक से नहीं महसूस किया होगा, और वो अभी कहीं एक अनजान जगह में अपने पिता के साथ है। लेकिन अचानक कुछ देर बाद सुहाना तुरंत खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछने लगी। उसने फिर आसमान की तरफ देखा तो पाया कि चांद गायब हो चुका था, मानो जैसे उसका जाने का समय आ गया था। सुहाना ने सोचते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे अपनी जिंदगी को एक किनारा देना ही होगा। मैं अब और इन सब माया जाल के पीछे भागते भागते जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। मेरी बच्ची अपने पिता के साथ है, और जैसी भी है, अब वो उसके पिता की जिम्मेदारी है। मुझे बस इसी से मतलब है। हाँ, अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। पिछली बार तो वापस आ गई थी स्टेशन से, लेकिन इस बार वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगी। सुहाना ये सब खुद को समझा रही थी कि तभी सुहाना धीरे से अंगड़ाई लेते हुए वापस कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि काकी बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही सुहाना ने कमरे का दरवाजा बंद किया, काकी झट से जाग गई। उन्होंने छत में कम रोशनी की वजह से सुहाना को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन कमरे की सफेद लाइट के तले जब काकी ने उसे देखा तो वो हैरान रह गई और चौंक कर काकी ने कहा, अरे सुहाना बेटा, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सुहाना के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल मिट्टी खूब जमी हुई थी। वो सुबह शमशान घाट के बाद से ही घूमे जा रही थी। काकी ने सुहाना के पास आकर कहा, बेटा, क्यों इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये मैं हर रोज सोचती हूँ। इतना कहने के बाद काकी ने सुहाना से आगे कहा, चल्ला, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ, थोड़े ठीक लगेंगे बाल। काकी ने इतना कहकर सुहाना के सर पर हाथ रखा ही था कि सुहाना ने एक ही झटके में अपने बाल छुड़ा लिए। ये देखकर काकी हैरान रह गई। काकी ने मन ही मन सोचा, आखिर ये सुहाना में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया? तभी सुहाना ने फौरन कहा, अभी नहीं काकी, अभी मुझे आप कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए। मुझे कुछ देर अकेलेपन का साथ देने दीजिए। इससे पहले कि काकी सुहाना से एक लफ्ज भी कह पाती, सुहाना तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। काकी ने कमरे से बाहर जाते सुहाना को रोका नहीं, और अचानक उसके बाहर जाने के बाद उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। इधर दूसरी तरफ सुहाना झट से बिना कुछ सोचे समझे आ गई और लॉज के बागीचे में ही टहलने लगी। वो बस जल्द से जल्द कल सुबह का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा, बस एक बार दिन निकल जाए तो मैं पुतुलबाड़ी से निकल जाऊंगी। अब बहुत हो गया ये वियोना का चक्कर। मुझे अब इन सबसे दूर रहना है। जहाँ एक तरफ काकी की मुस्कान के पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई राज छुपा हो और सुहाना पुतुलबाड़ी से जाने का मन बना चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य के घर में कुसुम किचन में कुछ बना रही थी। वो बार बार आसपास नजर फेरते हुए एक ग्लास में कुछ मिला रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब बस इसमें पंडित जी की दी हुई बूटी मिलानी है और उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। वो अपने साड़ी के पल्लू से एक छोटी पोटली निकालती है। उसके अंदर कुछ सफेद पाउडर सा था।
जिसे वो दूध के ग्लास में मिलाने लगी। इधर कुसुम किचन में चुपचाप से कुछ कर रही थी और दूसरी तरफ आदित्य भी घर के नजदीक पहुंच गया था। वो झल्लाते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था, आखिर इस सुहाना को हो क्या गया है? इसे किस बात का इतना घमंड है? अगर मदद नहीं करना चाहती थी तो सीधा सीधा मना कर देती, फालतू में इतना भाव खा रही थी। जैसे ही आदित्य घर के पास वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने फिर से उसी काली रेखा को देखा। उसे देखकर वो वहीं रुक गया। तभी उसने सोचते हुए कहा, आखिर ये भला है क्या? बना तो ऐसे है जैसे लक्ष्मण रेखा हो। देखूं तो इसे, ये तो घर के चारों ओर जा रहा है। ये बात आदित्य को बहुत अजीब लगी। तभी उसने सोचा, ये जरूर इस कुसुम का काम होगा। ना जाने किन किन अंधविश्वासों पर यकीन करती रहती है। जरूर ये इसने पंडित जी से पूछकर किया होगा। आदित्य पहले से ही परेशान था और इस रेखा को देखकर और भी झल्ला गया। वो सीधे घर में घुसते हुए ही चिल्लाया, कुसुम! कुसुम जो किचन में कुछ कर रही थी, वो घबराते हुए बाहर आई। अरे अरे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और ये कोई समय होता है घर आने का? कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? कुसुम की तमतमाती आवाज सुनकर आदित्य अपनी हेकड़ी और चिड़चिड़ापन सब भूल गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक तो मैं बिना बताए घर से निकल गया और आकर इसी पर चिल्ला रहा हूँ। आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता कुसुम से। तभी कुसुम ने हाथ में रखे चाकू को हिलाते हुए पूछा, किस सोच में खो गए जनाब? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे? आदित्य ने झिझकते हुए कहा, वो मैं। तभी कुसुम ने सोचा, यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। आदित्य से अभी जो बोलो वो करेगा। इससे पहले आदित्य कोई झूठा बहाना बनाता। कुसुम ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम बस यहीं रुको, मैं आती हूँ। इतना कहकर कुसुम किचन की तरफ गई। आदित्य कुसुम के इस बर्ताव से हैरान रह गया, लेकिन ये भी एक तरह से उसके लिए अच्छा ही था। कुसुम जिस स्पीड से गई थी, उसी स्पीड से हाथ में वही दूध का ग्लास लेकर आई जिसमें उसने कुछ मिलाया था। हाथ में ग्लास देखकर आदित्य ने पूछा, अरे ये क्या है कुसुम, तुमने कुछ बनाया है क्या? कुसुम अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, हाँ ये तुम्हारे लिए है, इसे पियो। आदित्य ने ग्लास को लेते हुए पूछा, वैसे तुम जो भी बनाती हो वो अच्छा ही होता है, लेकिन ये है क्या वैसे? कुसुम ने तुरंत कहा, बिना बताए तुम इसे नहीं पियोगे मतलब? कुसुम का ये गुस्से वाला रूप देखकर आदित्य ने मन ही मन सोचा, बेटा आदित्य, तेरी भलाई इसी में है कि तू ये पीकर सो जा, बाकी सब कल देखा जाएगा। इसी के साथ आदित्य ने एक ही बार में सारा का सारा दूध पी लिया। दूध पीते ही वो अपने कमरे में चला गया और कुसुम हॉल में वहीं खड़ी मुस्कुराने लगी। जहाँ कुसुम का उपाय काम कर गया था, तो वहीं सुहाना लॉज से अचानक हवेली की तरफ जा रही थी। अचानक पूर्णिमा का चांद आसमान से गायब हो चुका था और बिन मौसम हल्की हल्की बरसात होने लगी, लेकिन इससे सुहाना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक बार हवेली में जाकर देखना चाहती थी। वो जाने से पहले एक बार हवेली का राज जानना चाहती थी। बारिश में भीगती हुई सुहाना हवेली के गेट पर आकर रुक गई। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन क्या इस वक्त अंदर जाना ठीक होगा? पर अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अंदर जाकर देख ही लेती हूँ। इतना सब कुछ उस हवेली में होने के बाद भी न जाने सुहाना में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वो बिना कुछ और सोचे सीधा हवेली के दरवाजे तक पहुँच गई। हमेशा की तरह हवेली इस बार भी अंधेरे के गिरफ्त में थी। सुहाना ने आसपास लालटेन ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से आसपास का माहौल बदल गया। बारिश की रफ्तार तेज होने लगी और वो पेड़ पौधों को बेधते हुए धरती पर मानो वार कर रही हो। जैसे ही सुहाना ने हवेली के अंदर पैर रखा, एक बार फिर हवेली के अंदर फुसफुसाहट शुरू हुई और उसी के साथ जोरदार बादल के गरजने की एक आवाज आई। सुहाना आवाज सुनकर डर जाती है और अंधेरे में किसी चीज से टकरा जाती है। जैसे जैसे सुहाना हवेली के अंदर जाने लगी, उसे फुसफुसाहट की आवाज और भी तेज सुनाई देने लगी। ये सब देखकर सुहाना को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। बाहर मौसम इतना खराब हो गया था कि सुहाना बारिश के रुकने तक वापस नहीं जा सकती थी। तभी सुहाना के बाईं ओर एक कमरे का दरवाजा चरमराते हुए धीरे से खुला।
हवेली के बाहर तेज बारिश के बावजूद भी सुहाना को दरवाजे की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी कुछ अजीब सी आवाजें उस कमरे में से आने लगी। सुहाना की सांसें अटक रही थी और पलकें बिजली की तेजी से झपकने लगी। सहमी हुई सुहाना धीरे धीरे उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो कमरे के पास जा रही थी, वो अजीब आवाजें और तेज सुनाई देने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे कोई दीवार पर कुछ लिख रहा हो। सुहाना के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और होठ डर के मारे कांप रहे थे। जैसे ही सुहाना ने दरवाजे पर हाथ रखा, कुछ चमगादड़ों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर निकला, जिसे देखकर डर के मारे सुहाना की चीख निकल गई। बचाओ मुझे कोई! सुहाना ने अपने माथे की पसीने की बूंदें पोंछते हुए एक लंबी सांस भरी। तभी उसकी नजर सामने रखी एक लालटेन पर पड़ी जो खुद से जल रही थी। भला ये खुद से कैसे जल रही है? डरी और बौखलाई हुई सुहाना ने ज्यादा न सोचते हुए उस लालटेन को उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही सुहाना कुछ कदम आगे बढ़ी, उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। माँ! माँ शब्द सुनकर सुहाना का सारा डर जैसे बारिश के साथ बह गया था। उसने कहा, बियोना, मेरी बच्ची। तभी फिर से उसे वो आवाज सुनाई दी। माँ! माँ! सुहाना आवाज का पीछा करते हुए दौड़ने लगी। आवाज उसे चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि किस तरफ वो जाए, लेकिन जैसे जैसे आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वो और भी तेज होने लगी, जैसे वो बच्ची अब अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही हो। सुहाना बड़बड़ाती हुई हवेली में लालटेन लिए भागे जा रही थी। बियोना, मेरी बच्ची! बियोना, मेरी बच्ची! भागते भागते सुहाना कुछ सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। वो एक बड़े से हॉल के कोने में थी। सुहाना ने लालटेन को उठाते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। वो घुमावदार सीढ़ियां थी जो ऊपर एक कमरे की तरफ जा रही थी। सुहाना उन सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लग गई। ऊपर एक खुली गैलरी थी जहाँ से हवेली के बाहर का हिस्सा दिख रहा था। बाहर तेज बारिश जरा भी कम नहीं हुई थी। सुहाना को फिर से वही आवाज सुनाई दी। माँ! माँ! माँ शब्द सुनते ही सुहाना भावुक हो गई। उसके अंदर की ममता ने ना मौसम देखा ना खौफ, बस अपने बच्चे की पुकार ने उसे पागल बना दिया था। वो तुरंत दौड़ती हुई आवाज का पीछा करते करते अपनी बच्ची को ढूंढने लगी। जैसे ही सुहाना भागती हुई अपने बाईं ओर मुड़ी, वो सकपका कर वहीं रुक गई। उसने देखा कि सामने हवेली की दीवार के ऊपर एक 8-9 साल की बच्ची ऐसे खड़ी थी जैसे उसे किसी ने हवा में लटका रखा हो। सुहाना धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। जब उसे गौर से देखा तो पता चला ये वही बच्ची थी जो सुहाना के बॉयफ्रेंड के साथ शमशान घाट पर थी। वो बच्ची बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। उसने सुहाना के पीछे देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहा, माँ! माँ, तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर? सुहाना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी को मिलने के लिए इतने दिनों से तड़प रही थी। आज उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंची, लेकिन वो अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन उसे ये करने से रोक भी रहा था। दुविधा में पड़ी सुहाना का मन अब 2 हिस्सों में बट चुका था। पहला एक माँ का मन जो बस अपनी बच्ची के बारे में हर रोज सोच रहा था, और दूसरा एक औरत का मन जो अब अपनी जिंदगी की गलतियों को सुधार के परेशानियों को भूलकर इस जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हो। सुहाना बारिश में सिसकती हुई अपनी बच्ची की मासूमियत को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो बच्ची हवा में उठकर ऊपर लहराने लगी, जिसके साथ ही उसके मुंह से एक चीख निकली। सुहाना का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया और उसने भी जोर से चिल्लाया, बियोना! लेकिन बियोना किसी पतंग की तरह हवा में लहरा रही थी। उसने रुंधी आवाज में कहा, माँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ।
आप मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, नहीं तो मैं आपसे बहुत दूर हो जाऊंगी। प्लीज आप मत जाओ माँ। सुहाना से अपनी बच्ची की आवाज सुनकर अब रहा नहीं गया। वो अपनी बच्ची को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने कुछ ऐसा अपनी बच्ची के पीछे देखा जिससे उसके मुंह से एक जबरदस्त चीख निकल गई। नहीं! आखिर क्या देखा सुहाना ने हवेली में, और कुसुम ने क्या मिलाया आदित्य के दूध में? क्या चाल कुसुम चल रही थी घर में? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।